जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों देखिए, आज फिर हम यूपी टेट जो है ये स्पेशल, ये जो है कक्षा 1 से लेकर के 5 तक जो आपके इन्वायरमेंट सेक्शन में पूछा जाता है उसके बारे में हम यहाँ पर बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो आई होप ये वीडियो जो है आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन का ट्रेंड है वो आपका यहीं से रिपीट किया जाता है। तो आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और ये क्वेश्चन में आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो रिपीटेड क्वेश्चन है। आप मेरे पर विश्वास करिए, आप ऐसे अगर क्वेश्चन को, प्रीवियस क्वेश्चन को अगर देख रहे हैं तो इसमें से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मैक्सिमम, यानी अगर मैं उम्मीद करूं आपसे तो ये जो क्वेश्चन है आपके, यानी 30 में से आप इसमें से 25 जरूर क्वेश्चन अंक ला सकते हैं। ये उम्मीद के साथ कहता हूं। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, प्रीवियस सारे क्वेश्चन जो पिछले क्वेश्चन हैं जो अपलोड कर रहा हूं उनको आप एक बार देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, बार बार उनको रिवाइज कर लीजिए, तो आपको किसी भी नोट्स पढ़ने की जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, और शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिए, ताकि यहाँ से बहुत कुछ आपको बेनिफिट होने वाला है। तो आप जरूर देखिएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ व्याख्या के साथ करूँगा। और ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और नए दोस्तों को जरूर बताइएगा इसमें। चलिए क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करता हूँ। 120 से इसकी स्टार्टिंग है। तो इसमें देखिए, प्रेक्षण विधि की सीमाएं होती हैं। ए ऑप्शन है ये विधि मितव्ययी नहीं है। बी ऑप्शन है इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से ना करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। और सी ऑप्शन है इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी होता है। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या है, इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से ना करने पर क्या होता है, प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रेक्षण विधि की सीमाएं जो दी गई हैं, ठीक है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। ए ऑप्शन है परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय। बी ऑप्शन है किसी स्थान पर अजीवीय घटक। सी ऑप्शन है यहाँ पर पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं। डी ऑप्शन है जीव समुदाय और उनके वातावरण का संतुलन तंत्र होता है। इसको बोलते हैं इकोसिस्टम की परिभाषा बोलते हैं। क्या इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। जीव समुदाय उसके वातावरण का जो है संतुलित तंत्र होता है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। इकोसिस्टम की परिभाषा, ठीक है, एक इकोसिस्टम होता है और इसमें कई तरह के पाए जाते हैं। तो जीव समुदाय होगा और वातावरण दोनों का जो समन्वय होता है यही आपको कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास के क्रम में 2 पैर वाले चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है। 2 पैरों पर चलने वाले का सबसे बड़ा लाभ, ए ऑप्शन है शरीर को अच्छी प्रकार आधार देता है। बी ऑप्शन है शरीर का भार कम होता है। सी ऑप्शन है हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। डी ऑप्शन है अधिक तेज चाल। तो इसमें जो देखिए 2 पैर वालों की अगर बात करते हैं यहाँ पर, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। इसका यही है कि 2 पैर वाले चलने वाले जो होता है, मानव हो गया, और भी ऐसे पशु होते हैं जो 2 पैरों से चलते हैं। अगला क्वेश्चन 124 का है। भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है फिजियोग्राफी। बी ऑप्शन है सिस्मोग्राफी। सी ऑप्शन है कार्डियोग्राफ। और डी ऑप्शन है बायरोग्राफ। तो देखिए 124 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। सिस्मोग्राफ जो है भूकंप मापने का एक पैमाना होता है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखिएगा, यंत्र कहते हैं इसको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है। ए ऑप्शन है मंगल। बी ऑप्शन बृहस्पति। सी ऑप्शन है शुक्र। और डी ऑप्शन है बुध। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका बुध हो जाएगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अरुण, वरुण, यम। तो इस तरह से जो है यहाँ पर दिए गए हैं, आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्रम पूछा जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, पूछ लेता है बताइए सूर्य से जो पृथ्वी होती है कितने नंबर पाती है। तो पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी तीसरे नंबर पाती है, तो इस तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की आप बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 126 का है। गिरि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है राजस्थान। बी ऑप्शन है गुजरात। सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। और डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। देखिए अभी 2017 वाले क्वेश्चन पेपर में पूछा गया और ये 16 का है, ये 16 का 17, 17 का 16, इस तरह से रिपीट करता है। इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग एग्जाम। कोई भी एग्जाम है तो प्रीवियस क्वेश्चन आप जरूर एक बार 2 बार देख लीजिए, यहाँ से आपको 100% सफलता जरूर मिलेगी। और धैर्य बना के रखिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। 127 नंबर को 127 का है। निरीक्षण विधियों की विशेषता नहीं है, क्या कह रहा है, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है,
यह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है। सी है यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में कार्य करता है। और डी है यह विधि विभिन्न प्रेक्षणों यानी सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। तो 127 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यह एक बाल केंद्रित, कहता है नेगेटिव पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है तो आप यहाँ पर देखेंगे कि बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में कार्य करता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण क्या है। यह लक्ष्य केंद्रित विधि है। बी ऑप्शन है ये सर्जनात्मक विधि है। सी ऑप्शन है चयनात्मक विधि है और ये सभी है। तो समस्या समाधान के लिए क्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये सभी जितनी विधियाँ होती हैं सभी इंपॉर्टेंट होती हैं। लक्ष्य केंद्रित, सर्जनात्मक विधि और चयनात्मक विधि सभी इंपॉर्टेंट होती हैं यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि आप इसको जरूर देखिएगा, 129 का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है किसी परितंत्र में, क्या कह रहा है, किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है। ए ऑप्शन है जीव भू रासायनिक चक्र, बी ऑप्शन है भू वैज्ञानिक चक्र, सी ऑप्शन रासायनिक चक्र और डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। 129 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है जीव भू रासायनिक चक्र, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन के प्रवक्ता कौन है। ए ऑप्शन है हेमवती नंदन बहुगुणा, बी ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, सी ऑप्शन है मदर टेरेसा, डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो इसका जो हो जाएगा, ये चिपको आंदोलन की बात आ रही है, सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन नंबर बी। ये आपकी उत्तराखंड राज्य से संबंधित है, ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखना चाहिए। इंसुलिन की रासायनिक प्रवृत्ति कैसी होती है। ए ऑप्शन है विटामिन होती है, बी ऑप्शन है प्रोटीन होती है, सी ऑप्शन है वसा, डी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर हम बात करें इंसुलिन की बात करें तो इसका जो ऑप्शन नंबर यह हो जाएगा, ये एक प्रोटीन के रूप में कार्य करती है। ये कह सकते हैं कि ये एक क्या है, ये प्रोटीन है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं कि पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ए ऑप्शन है मूल शीर्षों में, बी ऑप्शन है परागणों में, सी ऑप्शन है तने में और डी ऑप्शन है परागकोश में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये परागकोश में जो होता है अर्धसूत्री विभाजन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है कि 133 नंबर का है। देखिएगा इसमें जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होता है। ए ऑप्शन है मांसाहारी, बी ऑप्शन है सर्वाहारी और सी ऑप्शन है शाकाहारी और डी ऑप्शन है डेट्रीटिवोर। क्या होता है इसका, 133 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो जैविक समुदाय प्राथमिक उपभोक्ता की अगर बात करें, जैसे उत्पादक हो गए पेड़ पौधे, इसको खाएगा शाकाहारी, शाकाहारी खाएगा शाकाहारी को कौन खाएगा, मांसाहारी, मांसाहारी। इस तरह से ये जो चक्र जो होता है आपका चलता रहता है, इसलिए प्राथमिक उपभोक्ता में आपके शाकाहारी आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 34 का है। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है। ए ऑप्शन है ब्रुफेन, बी ऑप्शन है बी कॉम्प्लेक्स, सी ऑप्शन है पैरासीटामोल और डी ऑप्शन है लिव 52। तो 134 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, क्योंकि पैरासीटामोल बुखार के लिए, ब्रुफेन दर्द के लिए होता है, बी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं छाले वगैरह होते हैं उसके लिए होता है और डी होता है लिवर सिस्टम अगर डैमेज होता है तो इसके लिए ये होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पैरासीटामोल ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी होता है। ए ऑप्शन है स्पर्जिलस, बी ऑप्शन है टेप्टोकोकस और सी ऑप्शन है रेट्रोवायरस और डी ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस। दही निर्माण हेतु जो होता है ऑप्शन 135 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, उसके माध्यम से दही बनाना, दूध से हम दही बना सकते हैं, ये हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी। ए ऑप्शन लैंड स्टीनर, बी ऑप्शन है जेनिंग्स, सी ऑप्शन है पेंटिन एवं मास्ट और डी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। तो 136 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लैंड स्टीनर ने किया था। ये आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन ट्रेंड किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला 137 का है। प्याज आलू अदरक क्या है। ए ऑप्शन है जड़, बी ऑप्शन है तना, सी ऑप्शन है अपस्थानिक जड़ें और डी ऑप्शन है सल्क पत्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्याज आलू और अदरक जो होते हैं ये सारे आते हैं तना में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, एक कोशीय सूक्ष्मजीव कौन होता है। ए ऑप्शन है स्पाइरो गायरा, बी ऑप्शन है विषाणु, सी ऑप्शन है पैरामीशियम और डी ऑप्शन है हाइड्रा। 138 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो होते हैं
पैरामीशियम जो होता है ये एक कोशीय होता है और इसको जीवन की सारी क्रियाएं एक ही कोशिका में संपन्न होती हैं। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 139 नंबर का, ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है। साबुन का विस्थापन है, ए ऑप्शन है रुद्राक्ष, बी ऑप्शन है रीठा और सी ऑप्शन है तेंदु और डी ऑप्शन है ये सभी। देखिए 139 की अगर हम बात करें, ये रीठा जो पादप पेड़ का उत्पाद होता है जो साबुन का विस्थापन है। रीठा को पानी में भिगोने और मथने से फैना उत्पन्न होता है जिससे सूती, ऊनी तथा रेशमी सब प्रकार के कपड़ों तथा बाल धोए जा सकते हैं। तो ये एक तरह से होता है, इसको बोलते हैं क्या, इंगवा भी हिंदी भाषा में बोलते हैं। तो आप रीठा को जरूर यहाँ पर याद करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाहिनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है। पर्यावरण स्नेही किसे माना जाता है। ए ऑप्शन है डीजल, बी ऑप्शन है पेट्रोल, सी ऑप्शन है द्रवित पेट्रोलियम गैस और डी ऑप्शन दिया है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो देखिए 140 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका दूसरा नाम क्या दिया गया है, सीएनजी का संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस भी कहा जाता है। तो इसको आप जरूर यहाँ पर याद रखिएगा। इसमें अगर प्राकृतिक गैस की तरह जो सीएनजी के अवयव मिलाए जाते हैं, कौन कौन से होते हैं, मीथेन, इथेन तथा प्रोपेन भी इसमें मिलाए जाते हैं। इसलिए ये अधिक मात्रा में अधिक जो होती है, सबसे अधिक जो मीथेन होता है ये मात्रा में मिलाई जाती है। आप जरूर इसको याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर याद करिएगा। एग्जाम से पहले सारे क्वेश्चन को आप एक बार ट्रेंड कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको एग्जाम में भूलेगा नहीं। गैसीय अपशिष्ट होता है, ए ऑप्शन है सब्जी एवं फलों के छिलके, बी ऑप्शन है घरों की नालियों का गंदा पानी और सी ऑप्शन है खेत की खलिहानों से निकलने वाला कचरा और ये डी है लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। तो अपशिष्ट की बात हुई है, तो यहाँ पर अपशिष्ट की बात हुई है तो ये हो जाएगा लकड़ी कोयला आदि से जलने वाला जो धुआं होता है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अपशिष्ट की बात इसने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण रखे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन से पौधे, 142 का है, पौधे दूर दूर प्रसारित होते हैं। ए ऑप्शन है बीजाणु द्वारा प्रकीर्ण पौधे, बीज द्वारा, बी ऑप्शन है बीज द्वारा प्रकीर्ण पौधे, सी ऑप्शन है फल द्वारा प्रकीर्ण पौधे और डी ऑप्शन है कायिक जनन द्वारा। देखिए बीज द्वारा प्रकीर्ण पौधे, बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे। तो देखिए यहाँ पर बीजाणु भी दिया हुआ है और बीज, आपको ए और बी में चुनना है कौन सा सही होगा। यहाँ पर तो देखना है कि कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कायिक जनन द्वारा, पौधे दूर दूर प्रसारित होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि कायिक जनन द्वारा, जैसे गन्ना हो गया और शकरकंद हो गया, तो ये कायिक जनन के अंतर्गत आता है और दूर दूर तक इनको जो है प्रसारित किया जाता है। ये क्लोनिंग प्रक्रिया होती है एक तरह से, ठीक है, अलैंगिक जनन के अंतर्गत आती है। आप इसको जरूर याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 143 नंबर का है। अगर 143 नंबर का ये हो क्वेश्चन है, जब एक जीव लाभ लेता है और बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो वह क्या कहलाता है। ए ऑप्शन है परजीवी, बी ऑप्शन है सहभोजी, सी ऑप्शन है मृतोपजीवी, डी ऑप्शन है सहजीवी। तो देखिए यहाँ पर 143 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको सहभोजी बोलते हैं। क्या है, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो इसका बोलते हैं सहभोजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सहभोजी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 144 का है। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाता है, तो मोर का पोषण तल क्या होगा, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो देखिए 144 का इसमें ऑप्शन पढ़ते हैं, क्या होगा, प्राथमिक उपभोक्ता होगा, अंतिम अपघटक होगा, सी ऑप्शन है प्राथमिक अपघटक होगा, डी ऑप्शन है खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होगा। तो ये खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर मोर होगा, क्योंकि लास्ट में यही बचता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 145 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कायंतिक सेल का उदाहरण है। ये मैंने भी अभी एसएसटी में करवाया था, वो भी क्वेश्चन आप एसएसटी क्वेश्चन में डाल रहा हूँ, आप जरूर वहाँ से एक बार देख लीजिएगा। ए ऑप्शन है बलुआ पत्थर, बी ऑप्शन है ग्रेनाइट, सी ऑप्शन संगमरमर और डी ऑप्शन है चूना पत्थर। तो 145 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। संगमरमर जो है ये कायंतिक सेल के अंतर्गत आता है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। अवसादी चट्टानों के रूप में बनी सेलें कौन कौन से होती हैं, चूना पत्थर, संगमरमर आता है, बलुआ पत्थर को होते हैं क्वार्टाइज आता है, अग्नि चट्टानों के रूपांतर से बनी शैलें होती हैं। शैलें कौन सी होती हैं, देखिएगा यहाँ पर ग्रेनाइट, नीस, बेसाल्ट, सिल्ट, इस तरह से आप याद रखिएगा इनको।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महासागरों में निम्नलिखित में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है महासागरों में? ए ऑप्शन है मैग्नीशियम सल्फेट, बी ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट, सी ऑप्शन है मैग्नीशियम क्लोराइड और डी ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड। 146 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। महासागरों में जो होती है सोडियम क्लोराइड, जो नमक बोलते हैं यानी Cl होता है, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 147 में। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? ए ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, डी ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ जो होता है भारत में सभाओं को जो अध्यक्षता करता है वो आपका उपराष्ट्रपति करता है। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति तो होता है लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 148 का निम्नलिखित में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर पाया जाता है? ए ऑप्शन है काली मिट्टी, बी ऑप्शन जलोढ़ मिट्टी, सी ऑप्शन है लाल मिट्टी, डी ऑप्शन है बलुई मिट्टी। तो यहाँ मिट्टियों की बात की गई 148 का, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो होती है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्यों? इसका विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर होता है। यह काली मिट्टी, यह जो होता है मिट्टी के देश के 43% भाग में पाई जाती है। काली मिट्टी की बात करें इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है या कपासी मिट्टी भी कहते हैं। यह लगभग 5% 5 वर्ग लाख किलोमीटर के आसपास पाई जाती है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। लाल मिट्टी की बात करें 5.1 लाख वर्ग किलोमीटर में पाई जाती है। ये लाल रंग जो होता है लौह के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। ये मूंगफली, बाजरा, आलू इस तरह की फसलें इसमें उगाई जाती हैं किसमें? लाल मिट्टी में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं 149 की। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रथम चरण उपभोक्ता, द्वितीय चरण उपभोक्ता, तृतीय और उपभोक्ता। तो इनको हम क्या कहते हैं भाई साहब? इनको हम कहते हैं प्रथम चरण के उपभोक्ता जो होते हैं ये उत्पादों पर रहते हैं। शाकाहारी जंतु जो होते हैं पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, इसलिए इनको प्रथम चरण के उत्पाद की संज्ञा हम लोग देते हैं। प्लेग क्या है? विषाणु जनित बीमारी होती है, बी कवक जनित बीमारी होती है, सी जीवाणु जनित बीमारी होती है, डी खनिज जनित बीमारी होती है। प्लेग की अगर हम बात करें तो ये प्लेग जो होता है जीवाणु जनित बीमारी होती है। यह एक जीवाणु से होता है जो पास्चुरेला पोस्टिस नामक जीवाणु जो होता है। क्या होता है? पास्चुरेला पेस्टिस जो होता है बैक्टीरिया होता है, इसमें कह सकते हैं जीवाणु होता है, उसके द्वारा ये आपका उत्पन्न होता है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसलिए ये वीडियो देखिए मैंने बहुत मेहनत करके बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, और देखिए वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखा है, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये एग्ज़ाम से पहले आप इसको ज़रूर एक बार रिवीजन करके जाइएगा, ताकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत टफ नहीं होते हैं। ऐसे ही जैसे मैंने अब करवाया है ऐसे ही क्वेश्चन आप देखिए एग्जाम समय में आप लोगों को क्या करना है, तैयारी रणनीति रखनी है। और सबसे पहले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अच्छे से लगा डालिए। इसके बाद जो नोट्स बनाया है आपने, शार्ट नोट्स बनाया है, उसका रिवीजन अच्छे से मल्टीपल टाइम कर डालिए, तो आप लोगों की सफलता पे कोई नहीं रोकेगा। तो चलिए आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर, और जो पहली बार चैनल पे आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसको क्या करिएगा, ये जो वीडियो मैंने डाला है इसको आप कई बार देख लीजिएगा, यहाँ से आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और अगले वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।